हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। ये जो हमारा सेशन सेशन होता है, ये जो हमारी क्लासें चलती हैं, क्लास 12 वालों के लिए चलती है ना, जिसमें हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने विलियन को लगभग समाप्त करने पर आ गए हैं, क्योंकि इसमें 10-12 चैप्टर से लेक्चर से अधिक हो गए हैं ना। तो 4-5 लेक्चर और चलेंगे, नहीं हम विलियन जो पहला चैप्टर है उसको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। देखिए क्या है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा डीप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो चलिए। हाँ, जितने लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे जी रसायन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता है। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है या क्या जानना है, क्या सीखना है केमिस्ट्री के बारे में, हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है, आज हम उस पे आते हैं। ठीक, तो चलिए जितने चलते हैं अपने सेशन पे। और सेशन पे चलने से पहले जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे। साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि आप जब पेपर टाइम में आपको रिवीजन करने का वक्त मिल जाएगा, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए नोट्स बनाना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। आप जितना चीज लिखें, सभी चीजों को नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा सा पिछले कक्षा में क्या देखते हैं, देखे थे, पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। देखिए, जो पिछली कक्षा में हमने देखा था क्वथनांक का उन्नयन देखा था, उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम हिमांक में अवनमन देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, अगर हम हिमांक में अवनमन की बात करें, हिमांक में अवनमन को जानने की कोशिश करें या जानने का प्रयास करें, तो अवनमन में होता है कमी। आप सिंपल से समझिए कि अवनमन का मतलब होता है कमी होना। जबकि हमने क्वथनांक के उन्नयन में देखा था कि जो उन्नयन होता था उसका मतलब होता था वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें है कमी होना। ठीक, अगर दूसरी चीज वहीं पर देखी जाए, हिमांक जो है, हिमांक क्या है? हिमांक वह ताप है जिसपे क्या होता है, जमने वाला तापमान, या कोई चीज जम जाती है, बर्फ बन जाती है, तो जमने वाला ताप या जमने का तापमान। हिमांक मतलब क्या है? जमने का तापमान। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे जो कुछ भी होता है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जबकि क्वथनांक में हमने बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा की थी, बॉइलिंग का मतलब होता था उबलना। और इसमें हिमांक मतलब फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, जमने की हम बात कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है। ठीक, हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होता है। अगर यहीं पर हम हिमांक की बात करें, अगर हम हिमांक की बात करें तो हिमांक मतलब होता है, हिमांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ को ठोस तथा द्रव अवस्था, क्या होनी चाहिए? ठोस तथा द्रव अवस्था का तापमान समान हो जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। ठीक, हिमांक की अगर हम बात करें तो वह ताप होता है, क्या होता है? हिमांक वह ताप होता है। ऐसे सिंपल समझिए कि हिमांक जो है वह ताप होता है, वह ताप होता है, होता है जिस पर क्या है? हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ, या जिस पर किसी पदार्थ, या जिस ताप पर, वह ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था, ठोस अवस्था
तथा द्रव अवस्था, ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था दोनों की चर्चा कर रहे हैं हम। ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था का जो तापमान होता है, ठीक, देखिए जो ठोस तथा द्रव अवस्था का जो ताप होता है, जो ताप होता है वो समान होता है, या अवस्था में तापमान, अवस्था में क्या हम में कर दीजिए, अवस्था में तापमान समान होता है, समान होता। ठीक, यहां तक बात समझिए कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था, किसी भी पदार्थ की हो ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था जो होती है उसका जो तापमान होता है, अवस्था में तापमान क्या होता है, समान होता है। तापमान समान होता है या समान हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे पास क्या होता है, पानी होता है। पानी का हिमांक बिंदु की अगर हम बात करें, ठीक, जो पानी होता है, पानी पानी जो होता है, अगर इसके हिमांक बिंदु की बात करें, इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये जमना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे हम 45 डिग्री से 40 डिग्री इस तरह से कम आते हैं ना, उसी तरह इसमें जैसे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी जमना शुरू हो जाता है। ठोस क्या होता है, अगर इसमें ठोस की अगर हम बात करें कि पानी जो पदार्थ है इसमें ठोस अवस्था क्या होती है, तो ठोस अवस्था जो होती है, ठोस अवस्था जैसे बर्फ, बर्फ क्या होती है, -डिग्री पे जाने पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है 0 डिग्री से। अगर 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो तरल पदार्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, द्रव में पानी हो जाएगा। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें ठोस और द्रव की जो अवस्था होती है वो सेम होती है, वो बराबर होती है। ठीक, क्या होती है, बराबर होती है। इस बात को आप समझ गए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो ठोस और द्रव के लिए समान तापमान होता है पानी के लिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात अच्छा। हाँ, मन में आपके सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ठोस का भी वाष्प पदार्थ बनता है? ठोस का वाष्प पदार्थ बनता है भाई। जैसे मान लीजिए एक बीकर में हमने क्या किया है, यहाँ पर बर्फ रख दिया, बर्फ जब पिघलेगी तो यहाँ क्या होगा, वाष्प बनेगी, और जब वाष्प बनेगी तो क्या होगा, वाष्प दाब लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि ठोस में वाष्प दाब नहीं होती है या वाष्प नहीं बनती है, ठोस में भी वाष्प दाब बनता है, वो वाष्प दाब लगाती है और वाष्प बनती है। ठीक, तो यहां तक की बात रही परिभाषा की। अगर हम आगे बात करें इसकी परिभाषा की तो बात ये रही, अगर हम आगे बात करें इसके थोड़ा ग्राफ पे आते हैं हम इसके। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राम नहीं है सॉरी, ये ग्राफ है। अगर हम ग्राफ की चर्चा करें तो ग्राफ में क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे एक पॉइंट होता है, यहां तक तो दिख रहा होगा, यहां तक बड़े अच्छे से दिख रहा होगा ना। ठीक, देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें इसी में, तो क्या होता है, इसको हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं तापमान, इसको पी मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमने पिछली वाली कक्षा में क्वथनांक का उन्नयन देखा था, उसमें हमने क्या किया था कि जो दाब था, जो द्रव ए का वाष्प दाब था और जो विलयन का वाष्प दाब था, वो थोड़ा हटके था, वो लाइन थोड़ी हट के जा रही थी। जैसे मान लीजिए हम अगर द्रव ए की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें सब क्या है, ये नामक द्रव। ठीक, क्या है, द्रव। अब इस द्रव में देखिए ये जो द्रव है इसमें तो आवाजशील है नहीं पदार्थ, इसमें सब ठोस द्रव ही है। अगर द्रव की बात करें इसमें तो इसका जो बूलिंग क्या कहते हैं, वाष्प बनेगा, ये 4 कणों से बनेगा। किससे, 4 कणों से मिलकर बनेगा। ठीक, तो मान लीजिए अगर हमारे पास यहां से बनना शुरू होता है ऐसे, और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या होता है,
तापमान बढ़ता जाता है। ठीक, ये ऐसे। अब तक बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा हम और डाउन कर लेते हैं, ऐसे। ठीक, अब देखिए, ये पदार्थ मान लीजिए यहां से बनना शुरू हुआ वाष्प, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता गया। ठीक, इसमें देखिए जो वाष्प दाब बन रहा है, इसमें जो वाष्प दाब बना 4 कणों से बन रहा है। ये द्रव है, ये क्या है? द्रव है। जितना बताएं उतना आप ध्यान से सुनते जाइएगा, बस नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, इससे सरल और कुछ भी नहीं हो सकता। हम एक एक पॉइंट को बड़े आराम से बता रहे हैं, इसीलिए कि जैसे ये पॉइंट है, इस पर मान लीजिए ऐसे बना द्रव, और ये 4 कणों से बना। अगर मान लीजिए हम विलयन ले लेते हैं, यहीं पर एक द्रव में, बीकर में विलयन ले लेते हैं, मान लीजिए ये यक यक हो गया, ये हो गया, यक हो गया। अब देखिए इसमें जो 4 कण थे, क्योंकि हमने पिछली वाले लेक्चर में बताया था कि जितने कणों की संख्या अधिक होगी उतना वाष्प दाब अधिक बनेगा, और जितने अवाष्पशील विलयन में अवाष्पशील कण होंगे उतने वाष्प दाब कम बनेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें 3 कण जो हैं अवाष्पशील हैं, और जो मुख्य कण है वो 2 हैं, यानी अवाष्पशील की संख्या 3 है। ये विलयन है। ठीक, ये विलयन बन गया क्योंकि इसमें कण, द्रव और अवाष्पशील पदार्थ दोनों मिल गए हैं, तो इसमें 3 है। और इसमें क्या थे? 4 कण थे। तो मान लीजिए अगर 3 वाले अवाष्प विलयन की बात करें, ये कहीं यहां पर जाके बनता है, ऐसे 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 जाके बनता है, ऐसे। और इन लाइनों को हम क्या करते हैं? आपस में मिक्स कर देते हैं, ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया? विलयन हो गया। और जो ये तापमान था, अगर इसकी हम चर्चा करें, ये इससे ऊपर जा रहा है, द्रव तो आगे है, लेकिन जैसे जैसे विलयन की बात करेंगे वो भी नीचे से झुकता हुआ जा रहा है। ठीक, अगर इसमें द्रव अवस्था की बात करें तो ये तो इसकी हो गई द्रव अवस्था, ये इतना क्या हो गया? द्रव अवस्था। ठीक, और ये क्या हो गया? विलयन का, ये जो है विलयन की द्रव अवस्था हो गई। क्या हो गई? विलयन का वाष्प दाब हो गया। ठीक, सॉरी हमने कह दिया था कि द्रव अवस्था, ये विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था तो द्रव अवस्था में तापमान समान हो जाता है। द्रव अवस्था में तो समान हो रहे हैं, अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में इससे थोड़ा सा हम नीचे ले जाते हैं। ये जो लाइन है, इससे अगर हम थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं, ये क्या है? ये ठोस अवस्था, ये मुख्य पॉइंट है। और यहां से जो आ रहा है, ये क्या है? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। और इस पर जब आता है, इस पॉइंट पे क्या होता है? तापमान समान हो जाता है। क्या होता है? तापमान समान हो जाता है। ठीक, अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन भी थोड़ा सा इसके साइड से ऐसे आता है और यहां पर ये काटता है। अब देखिए एक लाइन यहां से कट रही है और एक लाइन यहां से कट रही है ना, इस चीज को समझ रहे हो? ये ठोस अवस्था का जो प्रयोग है, ये प्रयोग द्वारा आया है। किसके द्वारा? प्रयोग द्वारा आया है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था वैज्ञानिकों के प्रयोग द्वारा आया है, इसमें हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, कुछ हम अपने तरफ से नहीं मिला रहे हैं, ये प्रयोगों द्वारा आया है। अब देखिए जैसे यहां पर था, तो इसको हम क्या मानते हैं? Pf1 मान लेते हैं, इसको हम Pf मान लेते हैं, ऐसे Pf मान लेते हैं। अब देखिए इसके इसके बीच में जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? इसके बीच में जो जगह खाली हो गई, इसी के लिए हम क्या करते हैं? Tf इक्वल टू Tf1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Tf इक्वल टू या Tf माइनस Tf लिखते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो Tf होगा, Tf Tf1 से अधिक है, Tf1 से अधिक है कि नहीं है?
है कि नहीं है? अच्छा, एक लोग इसका, ये जो है ये हिमांक पॉइंट है, ये जो बिलियन का है, इधर देखिए, ये क्या है, बिलियन का हिमांक पॉइंट, हिमांक बिंदु है, दिख रहा है यहां तक? दिख रहा होगा कि हिमांक बिलियन का, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ठोस, ठोस या द्रव का, द्रव लिख लेते हैं, द्रव का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, ठीक। ये बात समझिए, जो TF1 है ये द्रव का हिमांक बिंदु है, और जो TF है वो विलयन का हिमांक बिंदु है। अब देखिए, ये जो ग्रेटर देन दिस है, इसको जब हम हटाएंगे क्या लिखेंगे, TF माइनस TF1। तो इसको हम जब क्या लिख सकते हैं, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, डेल्टा TF, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसी डेल्टा TF को क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक कहते हैं, या हिमांक की कमी कहते हैं, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि डेल्टा TF को क्या कहते हैं, हिमांक में कमी कहते हैं। अगर हम TF की बात करें तो TF को क्या कहते हैं, TF को विलयन का हिमांक कहते हैं, इसको विलयन का हिमांक कहते हैं। अगर TF1 की बात करें तो द्रव का हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? हमें क्या मिला, डेल्टा TF मिला है। डेल्टा TF को हम आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट करिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं तब तक, ठीक। ठीक, चले हटाएं इसको, हटाएं, उसके बाद हम सूत्र पे आते हैं कि सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक। इसको हम हटा रहे हैं, सब लोग नोट कर लिए हो? चलिए हटा रहे हैं, ठीक। देखिए, अब हमें क्या मिला था, हमें मिला था डेल्टा TF मिला, ये क्या है, हिमांक में अवनमन या हिमांक में कमी, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? इसके पहले अगर हम हिमांक की अवनमन की बात करें, किसकी बात करें, हिमांक का अवनमन, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं यम, मोलर यम। इसको पहले हमने भी लिखा था, पहले भी हम लिखे थे कि क्वथनांक का उन्नयन में इसको हम लिखे थे। अगर देखिए यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा या TF यम, ऐसे हो जाएगा ना। जो डेल्टा TF यम है इसके स्थान पे हम यम लिख सकते हैं, या इसको हम मान लीजिए स्थिरांक में लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KF, ठीक। यहां तक बात समझ में, KF हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मोलल अवनमन का स्थिरांक है। क्या है, मोलल अवनमन का स्थिरांक है। के मतलब क्या है, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक है, स्थिरांक। हमने इसको क्या देखा था, उसमें क्वथनांक उन्नयन में भी देखा था, और इसमें भी हम देख रहे हैं। अगर इसके स्थान पे हम इसको लिखते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब यहीं से थोड़ा सा शुरू होता है कि हम इसको विलेय और विलयन में कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर यम है,
यम का मतलब है मोल। क्या है? यम का मतलब है मोललता, मोललता। ठीक। यम को हम थोड़ा सा अगर हम हटाने के प्रयास करें तो डेल्टा टी एफ के एफ यम बराबर क्या होता है? मोल विले, यानी विलेय मोल, विलेय का मोल बटे में विलेय विलायक या विलेय के ग्राम हो जाए। क्या हो जाएगा? या विलेय के विलायक केजी में, सॉरी विलायक केजी में। जो विलायक का भार होगा वो केजी में होगा और विलेय मोल होगा। इसे थोड़ा सा हम और अगर ले जाएं तो डेल्टा टी एफ के एफ विलेय जो होता है विलेय केजी में होता है, जी में, बटे में विलेय का विलेय अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू 1 में विलायक केजी का केजी में भार। एक सूत्र तो ये बनता है हमारे पास, एक सूत्र हमारे पास ये बनता है कि जो है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ विलेय ग्राम में बटे में विलेय का अणुभार इंटू 1 विलायक केजी में। विलायक का जो अणुभार होगा वो केजी में होगा, जो विलायक का भार होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हमने इसको कैसे निकाला। यहां पर अब विलेय के अणुभार को यम से भी प्रदर्शित कर सकते हो, वहां पर आप यम भी लिख सकते हो। ठीक, यहां तक बात समझ में, यहां तक नोट करिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, डेल्टा के बी एफ है। डेल्टा डेल्टा एक सूत्र और जो बनता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ यम। ये है ना, ये चीज है, ये चीज है ना। अगर हम क्या करें, यम को उस साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए। अगर हम डेल्टा पी एफ बटे में यम कर दें तो इक्वल टू के एफ हो जाएगा। और के एफ क्या होता है, के एफ को हमने क्या माना है, मोलल अवनमन स्थिरांक मानते हैं। जो के एफ होता है इसे हमने यहां पर क्या लिखा, के बराबर क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक, के एफ जिसे हम कहते हैं। ठीक, यहाँ के एफ का मतलब है कि मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ पर आ गया हमारे पास मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक, अगर मोलल अवनमन स्थिरांक की हम परिभाषा की बात करें, अगर हम के एफ की परिभाषा की बात करें जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि यदि यम का मान केजी बटे में, यानी यदि क्या है, यम का मान 1 मोल बटे केजी हो, क्या हो, यदि यम का मान 1 मोल बटे केजी, देखिए क्या दे रहा है, 1 मोल बटे केजी हो तो हिमांक में होने वाला अवनमन हो, तो हिमांक में होने वाला अवनमन, देखिए अवनमन की बात कर रहा है, अवनमन होने वाला अवनमन स्थिरांक कहलाता है, अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगर यदि यम का मान मोल बटे केजी हो तो हिमांक में होने वाला अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जो केएफ है वो क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह केजी बटे में मोल करके हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, यहीं से अगर हम इसकी इकाई की बात करें, क्या बात करें, अगर इसकी इकाई की बात करें, यहां दिख रहा है इकाई की अगर हम बात करें तो इकाई में क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू यम। अगर यम को हम इधर लाए तो डेल्टा टी एफ के स्थान पे हम केल्विन लिख सकते हैं। जो डेल्टा टी एफ है, तापमान है, इसे हम केल्विन में लिख सकते हैं, के बटे में यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्या है, मोल बटे में केजी, यहां पर हो जाएगा केजी इंटू मोल इक्वल टू के एफ, ऐसा हो जाएगा। ठीक, मोल बटे केजी इंटू एफ। ठीक, या कहीं कहीं आप इसको हटा दोगे, ये जो के एफ है इसको हटा दोगे तो यही इतना लिखा जाता है कि के बटे में केजी
इंटू मोल, ये जो है इसकी इकाई है। इकाई जो है क्या है, एक की के इंटू मोल बटे में केजी इसकी क्या है, इकाई है। ठीक, यहां तक नोट कर लिए, यहां तक बात समझ में आई कि इकाई तक हम पहुंच गए। अभी इसमें एक छोटा सा सूत्र और है जो लिखा जाता नहीं है, जो आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कि हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, अगर इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार रहता है, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जहां ना समझ में आए आप सेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके रोक रोक कर देखेंगे तो बड़ी आसानी से सब चीज समझ में आएगी। ठीक, चलिए अगर इसमें हम थोड़ा सा एक सूत्र की और चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक सूत्र की चर्चा हम और यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो सूत्र, जो फार्मूला बना था, जो पिछली वाली क्लास में भी हमने बनाया था, जो पिछली वाली क्लास में भी हमने बनाया था, इसकी अगर हम बात कर लें कि हिमांक अवनमन जो होता है, केएफ जो होता है, हिमांक अवनमन जो होता है, इसी की हम बात कर रहे हैं, ये होता है आर टी एफ फाइनाइट जीरो, एफ फाइनाइट सॉरी नॉट होगा, एफ नॉट जीरो स्क्वायर यम होता है। यहीं पर हम बात करें टी एफ स्क्वायर यम, यहाँ आर टी होगा। ठीक, आर टी एफ क्या होगा, आर टी एफ नॉट स्क्वायर यम बटे में क्या होगा, ये 1000 इंटू डेल्टा, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ डेल्टा एफ एच लिख सकते हैं, यानी एच एफ डेल्टा एफ एच लिख सकते हैं। ठीक, डेल्टा एफ एच लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा कि जो अवनमन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, ये अवनमन स्थिरांक का सूत्र है। ठीक, इस बात को समझ रहे हैं कि ये, हाँ ठीक, हाँ अवनमन स्थिरांक का है। इसमें जो आर, अच्छा इसमें एक पॉइंट, जैसे जो आर होगा ये गैस स्थिरांक के लिए है, क्या है, गैस स्थिरांक। यहां तक बात समझ में आई कि जो आर है वो किसके लिए है, गैस स्थिरांक है। अगर इसमें डेल्टा एफ एच की बात करें, डेल्टा एफ एच, तो ये जमने का तापमान क्या है, जमने का ताप या जमने की उष्मा क्या है, जमने की उष्मा। ठीक, दूसरी चीज इसमें जो यम है, यम क्या है, यम तो सभी को पता है कि यम मोललता होती है, यम जो होती है मोललता होती है, या यम जो होता है विलेय का अणुभार होता है। यम हमने यहाँ भी बताया था कि विलेय का अणुभार है। दूसरा चीज जो इसमें केएफ है, केएफ विलायक के लिए है, क्या है, जो केएफ है वो विलायक के लिए है, विलायक के लिए केएफ है। और इसमें क्या बच रहा है, और इसमें तो कुछ नहीं बच रहा है। हाँ, जो यम है वो अणुभार के लिए है, यम जो है अणुभार के लिए, अणुभार के लिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि यम जो है वो अणुभार के लिए है। ठीक, तो चलिए यहां तक बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कहीं आपको डाउट लग रहा हो, जो चीजें आपको न समझ में आई हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसे हम फिर से रिपीट कर देंगे। अगर एक भी बच्चे का कोई कमेंट आया तो उसके लिए हम फिर से पूरी क्लास को रिपीट कर देंगे। ठीक, पर आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है जल्दबाजी में बहुत सी चीजें क्या होती है, छूट जाती है ना, तो उस चीज को छोड़ने की वजह से हम थोड़ा अपनी स्पीड में कमी लाते हैं कि वो जो चीज होती है वो छूटने ना पाए। ठीक, कभी कभी अगर छूट भी जाती है तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं जो छूट जाएगी जो चीज, उसे मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, 2-3 दिन में ये जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2-3 क्लासें और लगेंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए